गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हो सब। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। और आज जो हालांकि 10 मई है, लेकिन एक आर्टिकल जो आया था 8 मई को, उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं वो थोड़ा बृहद स्तर पे होते हैं, लंबे होते हैं, उसको पूरा का पूरा समझाना पड़ता है। तो उसको हमने अलग से टाइम जो निकाला था कि इंडिया फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस, जो भारत का पहला फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी है, सेंसस है, उसको लेकर के बात की जा रही है यहाँ पर। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे से आर्टिकल को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एनालिसिस करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल्स है वो इसलिए क्यों आया कि भारत में जो वाटर बॉडी सेंसस है उसकी नेसेसरी क्या हुई, क्यों वो आवश्यक हुआ वाटर बॉडी सेंसस, क्यों जो है आवश्यक आन पड़ी, इतना ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि वाटर बॉडी सेंसस की आवश्यकता हो गई। पहले जनगणना की जाती थी, लेकिन अब जो है वो जल की जनगणना की जा रही है। जो जल निकाय हैं, जो वाटर बॉडी हैं, उनकी जनगणना की जा रही है। तो ऐसी क्या आवश्यकता हो गई। और इस पर जो प्रश्न बनेंगे, वो कौन से प्रश्न बनेंगे वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वाटर बॉडी सेंसस यानी कि जल निकाय की जो गणना है, जल निकाय की जो जनगणना है, वो क्या भारत में वाटर जो क्राइसिस हो रहा है उसका समाधान का विकल्प देगी। क्या वाटर क्राइसिस भारत में इससे वाटर बॉडी सेंसस से उपयुक्त समाधान दे सकेगा। इसकी जो आवश्यकता है, जो भारत सरकार लेके आ रही है, क्या ये इसकी पूर्ति कर देगा। यही इस पे क्वेश्चन बनेंगे जीएस थर्ड पेपर को लेकर के। तो इसमें जो कहा गया है कि वाई वाटर बॉडी सेंसस नेसेसरी, यानी कि जो वाटर बॉडी की सेंसस है, वाटर बॉडी की जो जनगणना है, उसकी आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एज यू नोन दैट कि जो भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में कंडीशंस है जल को लेकर के, वाटर क्राइसिस को लेकर के, वो बहुत ही उम्दा स्तर पर पहुंच गया है। और जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ पर, कुछ जैसे तमिलनाडु स्टेट हो गया, वहाँ पर जो जल स्तर है वो पूरी की पूरी कुछ ज़िलों में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। तो वाटर जो क्राइसिस है वो उसके कई रूप होते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर, जो भूगर्भ में जल होता है, उसका घटना, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो जैव विविधता का नुकसान, और क्लाइमेट में जो परिवर्तन बहुत तेज़ी से बार बार जो होता है, सूखा कभी आता है, कभी बाढ़ आता है, इसकी जो आवृत्ति है। तो इन सारे रूपों में जो वाटर क्राइसिस होता है, भारत इन सभी रूपों का सामना कर रहा है। और ये जो पूरा का पूरा लेख लिखा गया है, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी की इम्पोर्टेंस को बताया कि वाटर बॉडी क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो क्लाइमेट वेरिएबलिटी है, वाट क्लाइमेट वेरिएबलिटी क्या होता है। क्लाइमेट जो है लगातार चेंज हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लाइमेट वेरिएबल होता है, जलवायु जो है परिवर्तनशील है। इस समय वैसे तो जलवायु जो है बहुत ही धीमी गति से परिवर्तित होता है, लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशंस है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही तीव्र गति से वहाँ पर वेरिएबल हो रहा है। तो जो बाढ़ का पानी आता है उसको हम कैसे सूखे की अवधि में यूज कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। बाढ़ का पानी जो यूज हो सकता है वो कैसे जो है फूड के लिए, यानी कि भोजन के लिए, वाटर सिक्योरिटी के लिए, जीवन जीने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड जो भूगर्भ में जल होता है उसको पुनः भर भर जाए, ये सब जो सुविधा देता है। इसके अलावा जो इरिगेशन होता है, जो वन्यजीव जल संसाधन, मतलब कि जो इसमें जो ये जल है, ये जो ये किस में कंट्रीब्यूट करता है। आप ये समझते हैं कि जो जल होता है यही जीवन है। तो विभिन्न प्रकार के जो कंट्रीब्यूट होते हैं, ये सब बाढ़ के पानी से हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसका भरण कर सकते हैं, कैसे भूगर्भ को फिर से, जहाँ पर वाटर डिक्लाइन हो रहा है, भूगर्भ में जो जल हो रहे हैं, जो घट रहे हैं, कैसे उसको लेके आ सकते हैं। और ये यही नहीं, ये हमारा जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक और पर्यावरण महत्व है, वो भी ये संकेत देता है। हालांकि जो वाटर बॉडी है वो इस समय जो जल निकाय की बात की जा रही है, ये तो हमने आपको बताया कि वाटर बॉडी का यूज कैसे हो सकता है, वाटर बॉडी कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशंस है इसके पॉल्यूशन को लेकर के, यहाँ पर जो तीव्र गति से जो नगरीकरण आ रहा है, उसकी वजह से नगरीकरण और सूखा, ये दोनों के दोनों जो है वृद्धि कर दे रहे हैं इसके पॉल्यूशन को। खास करके जो नगरीकरण हो रहा है, वाटर बॉडी जो है वो खतरे की स्थिति में है बहुत तीव्र गति से। इसके उपरांत सूखे की अवधि आ जाती है।
तो इन सब को लेकर के बहुत ही जो इफ़ेक्टिव तरीके से हम कैसे जो है यानी कि प्रभावी ढंग से कैसे हम उसको कंज़र्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इस पर हमको एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है। जहाँ पर हमको एक आवश्यक आधारभूत हमको डाटा की आवश्यकता होती है। जो वाटर निकाय हैं प्रेजेंट टाइम में वो बहुत सारे भिन्न-भिन्न प्रकार के एजेंसियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे राज्य से लोकल, लोकल से प्राइवेट, जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत जो उद्यम होते हैं वहाँ पर। और ये डाटा जो है आवश्यक रूप से एक समान होने चाहिए। एक समान हो और ईज़िली जो है वहाँ पर एक्सेसिबल हो, यानी कि सरलतापूर्वक सब उसको पहुँच सकें। सरलतापूर्वक सब उसको समझ सकें, इस तरीके से इनका डाटा होना चाहिए। और वाटर बॉडी की वास्तव में अगर मैनेज करना है तो हमें आवश्यक आवश्यक होता है पारंपरिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि जो पारंपरिक ज्ञान होता था, जो पहले होता था समुदायों के द्वारा, जो पारंपरिक लोग होते थे, वो कैसे तालाबों में कैसे जो है जल संरक्षण करते थे। हमको इस वाटर को जो हमको इस जो डाटाज़ होता है, जो बेसलाइन डाटा है वाटर बॉडी का, इससे इंटीग्रेट करना है। इससे जा कर के हमको कनेक्ट करना है, पूरा का पूरा जोड़ देना है, ताकि हम उसका एक उचित समाधान निकाल सकें औपचारिक तरीके से। और इसके बाद जो सर्वेक्षण होते हैं, जो हमारी जो नदियाँ हैं उसके जो डाटाज़ होते हैं, वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कुछ सालों में जो है वहाँ पर कोई सिमिलर वाटर बॉडीज़ का डाटा अभी तक नहीं दिया है। जो रूरल इंडिया का लाइफलाइन है, यानी कि जो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उनकी जो सांस्कृतिक अवस्था होती है, उनके बाढ़ नियंत्रण को लेकर के, और जो कई शहरों में खाली स्थान होते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, ये अभी कुछ दिनों से कुछ सालों में जो एथेंटिक डाटाज़ होते हैं, अभी वो जो है अवेलेबल नहीं है। अभी जो है वहाँ पर ये सिमिलर डाटा अवेलेबल नहीं किए हैं। और इससे जो है एक तरीके से अगर सिमिलर डाटाज़ नहीं आता है, जो एक होता है सिमिलर डाटा, एक होता है स्मॉलर वाटर बॉडी। जो छोटे वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे छोटा गांव में क्या होता है, रूरल एरिया में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, छोटे छोटे पोखरे होते हैं, छोटे छोटे जो है जल संग्रहण इकाइयाँ होती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन होती हैं। और उन ग्रामीण वासियों से उनका जो जुड़ाव होता है वो सांस्कृतिक जुड़ाव होता है। और इसके अलावा अभी जो वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो डाटा नहीं दिया, वो फ्लड कंट्रोल को भी लेकर के नहीं दिया है। और रिक्रिएशनल स्पेस, जो जहाँ पर भारत के कई शहरों में जो है जगहें खाली हैं, जो जल भराव का क्षेत्र होता है, वहाँ पर कैसे क्रिएशनल हो, कैसे जो है वो पुनर्निर्माण हो, इसका भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अब ये लेकर के पूरी की पूरी बात जो आते हैं वो ये है कि कैसे जो है कंडक्टेड हो, कैसे जो है इनका जो हाउ वाज द सेंसस कंडक्टेड, कैसे जो है जनगणना को संचालित ये कर सके, जो जनगणना इनकी होता है उसका संचालन ये कैसे कर सकें। तो यही पूरी बात लेकर के आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैसिव एफर्ट किया गया, यहाँ पर आपको जो है पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो है कि मैसिव एफर्ट। तो एक तरीके से अगर इन डाटाज़ को, जो डाटाज़ हैं, ये कैसे संचालित किया गया था। जब पहली बार ये गणना आई, पहली बार यहाँ पर जल की गणना हुई, जल निकायों की गणना हुई, तो बहुत ही इनको मैसिव एफर्ट करना पड़ा था। मैसिव एफर्ट आवश्यक था। मैसिव का मतलब होता है बहुत विशाल, भारी। इनको भारी प्रयास करना पड़ा था। जो एजेंसीज़ होती हैं उनको डाटा को विस्तृत करने के लिए, डाटा को लाने के लिए। और ये जो डाटा था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि नेशनल डाटाबेस, ये उसके जो जल निकाय होते हैं, पहली चीज़ कि उसका साइज क्या है, उसके ओनरशिप कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये वाटर बॉडीज़ के विषय में जो राष्ट्रीय डाटाबेस था उसकी सूचना दे रहा था। और यह पूरे तरीके से जो नेचुरल ह्यूमन मेड यूनिट्स होता है, जो प्राकृतिक, और इसका जो यह
कवर करता था पूरा प्राकृतिक और मानवीय निर्मित जो सीमा होती है, जो कृत्रिम तरीके से मानव के द्वारा जल संरक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं, जो जल स्टोरेज होते हैं। अभी देखिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नए-नए नियम्स लेकर के आती है जल भराव क्षेत्र के लिए, वही होता है ह्यूमन मेड यूनिट्स, जो इसकी जो खींची गई थी। उसके उसकी कंडीशंस क्या है, उसके यूज करने का तरीका क्या है, उसकी इर्रिस्पेक्टिव है यानी कि असंगत है या संगत है या प्रासंगिक है, गैर प्रासंगिक है, कैसे यूज हो रहा है, उसकी यूज करने की स्थिति क्या है। तो जो ये पहली बार डाटा आया था विशाल प्रयासों से, ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो उसका जो एम था वो इसी को लेकर के था। साइज़, पर्पस, ओनरशिप, स्टेटस, कंडीशंस और स्टोरेज, वाटर स्टोरेज को लेकर के और उसके यूज को लेकर के। अब ये कह रहे हैं कि डाटा जो हमको चाहिए वाटर बॉडीज़ का, पहली चीज़ कि एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मोबाइल ऐप होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी बात ये कह रहे हैं, जो ये आंकड़ा आया था उपग्रह से जो लिया गया था, उसके विषय में आगे ये बताते हैं कि डाटा के लिए पहली चीज़ की डाटा एंट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल ऐप हो जो उस स्थिति को कैप्चर कर सके जो दृश्य वाटर बॉडीज हों और जहाँ पर वो डेवलप्ड किए गए थे। यानी कि जहाँ अगर कोई छोटा ऐसा हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री के लिए हो और मोबाइल ऐप में इस तरीके से उसकी तकनीक हो कि पूरा का पूरा जहाँ जल भराव क्षेत्र है, स्टोरेज क्षेत्र है, उस लोकेशन को पहली चीज़ कवर कर सके और जहाँ दिखाई दे रहे वाटर बॉडीज़ दिखाई दे, वहाँ पर वो उसको पूरा डाउनलोड करे। और इसके बाद जो सर्वेक्षण हैं पूरे राज्य में, पूरे भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जो लोग वहाँ पर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो सर्वेक्षण होते हैं, उनको पहली चीज़ की डाटा प्रोसेसिंग वर्कशॉप कराया जाए, उनको संचालित किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए उनकी इस डाटा को लेकर के। और यह डाटा जो पब्लिक अवेलेबल है, पहली चीज़ की सैटेलाइट के द्वारा ये डाटाबेस किया गया था, सैटेलाइट के द्वारा यह निर्मित किया गया था। और यह डाटा जो सैटेलाइट ने प्रदान किया था, सैटेलाइट के द्वारा जो डाटा भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से जो पहुंचाया था, यह पहली चीज़ की इसके जो प्रावधान थे, कोई भी इंडियन जो नागरिक है वह किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को या ऐतिहासिक अपने समय की जो डाटाज होते हैं, किसी भी वाटर बॉडी को लेकर के, जैसे कोई तालाब पहले था, किस समय में था, वहाँ का जो गणना होती है, जो दृश्य होता था, उसको वो डाउनलोड कर सकता था। लेकिन ये केवल और केवल जो है ये अंतरिक्ष से ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीका था, जो डाटा प्रकाशित किया गया था, ये स्पेस के आंकड़ों पर निर्धारित थे और उसको जो है सैटेलाइट के द्वारा लिया गया था और केवल उचित स्थान पर ही ये इंक्लूड किए गए थे, केवल उचित स्थान को ही इनसे लिया गया था। इसमें जो है जो एक्सटेंड किया गया था कंडीशंस को लेकर के, जो इंक्लूड किए गए थे इस डाटा में, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषता, उनके जो वाटर बॉडी सेंसेस थे, उनके ओनरशिप कौन है, उनका यूज और कंडीशंस। यानी कि जो पहली बार डाटा आया था उसमें मस्टली ओनरशिप को लेकर के था, उस वाटर बॉडी की कंडीशंस को लेकर के थी, उस वाटर बॉडी के यूज को लेकर के थी। इनका ये कहना था। ये पूरा का पूरा उसी तरफ एक्सटेंड किया था। और यह डाटा हमको क्या शो कर रहा था कि इतने विशाल पैमाने पर जो डाटा आया है, वो पहली चीज़ की एक स्थानिक और टेम्पोररी रूप से, जो लोग कहते हैं कि अस्थाई रूप से, उसका जो पूरे देश भर में जो उसकी प्रवृत्ति थी, टेम्पोरल ट्रेंड और जो स्थानिक प्रवृत्ति थी, उसके बीच की तुलना थी। और इसमें जो है कई सारे डाटा जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए थे। अब ये कह रहे हैं कि जो पहला था कि मोस्ट वाटर बॉडी, जो अधिकांश जो जल निकाय होते हैं पूरे देश में, वो छोटे हैं और अधिकांश जो मेजॉरिटी है भारतीय जल निकायों की, वह 1 हेक्टेयर से कम है। इसका मतलब है कि जो उनका स्थान है, जो उनकी कीपिंग ट्रैक है, जो उनको उनको लोकेट करने की और उनको
बनाए रखने की जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें हमको चेंज करने की ज़रूरत है। ये हमारी ये जो है चुनौतियाँ दे रहे हैं। चुनौती किस बात की कह रहे हैं कि पहली चीज़ कि 1 एकड़ से कम है, और दूसरा वाटर बॉडी जो है वो विशाल संख्या में वहाँ पर पूरे देश में 1 हेक्टेयर से कम है। और जो ट्रेडिशनल मैप था वाटर बॉडीज़ का, जो पारंपरिक रूप से यूज किया जाता था सैटेलाइट के द्वारा, वो सैटेलाइट कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। जो ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग जो यूजिंग सैटेलाइट मे नॉट वर्क, जो पारंपरिक तरीके से जैसे पहले यूज किया जाता था वाटर बॉडीज़ मैप का, सैटेलाइट वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ये जो है सैटेलाइट जो है, जो इसमें चेंज हुआ है ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग को लेकर के हुआ है। सैटेलाइट को ये प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट जिसमें चेंजेबिलिटी हुआ है ग्राउंड बेस्ड, यानी भू दृश्य अवलोकन को लेकर के, कि ज़मीन के अंदर जो जल की क्षमता है, पहले क्या था, पहले ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्या है कि अब ऐसी ज़रूरत है, तो जो ग्राउंड बेसिंग सिस्टम को ट्रैक करने की ज़रूरत है, ये सैटेलाइट जो कर रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और दूसरा कि जो वाटर बॉडीज़ ये जो दूसरा ये शो कर रहा है कि वाटर बॉडी जो है क्षेत्रीय पैटर्न पर बेस्ड थे, और क्षेत्रीय पैटर्न जो थे वो कहाँ पर कोरिलेट थे, रेनफॉल के साथ। रेनफॉल का मतलब होता है कि जो बारिश होते हैं, जैसे गांव में क्या थे, गांव में जो जल निकाय थे वो रेनफॉल के साथ कनेक्ट रहते थे। तो जो बारिश होता था, बारिश का पानी उसी तालाब में या पोखरे में या जो कुछ भी रहता था झील में चला जाता था, तो वो वाटर रिजर्वेशन का काम करता था। अब ये कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर जो ड्राई स्टेट हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो है सूखे राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर वाटर बॉडी जो है बहुत बड़े रूप में और पब्लिकी बनी हुई है। लेकिन जो वाटर से भरे हुए मतलब कि जहाँ पर जल की अधिकता है, जहाँ पर सूखा नहीं है, बेटर है गीला क्षेत्र है, जैसे केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पर मतलब कि बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है और वहाँ पर जो जल निकाय हैं वे भरे पड़े हैं। ये जो उत्तरी स्टेट हैं, ये सब 3/4 से ज़्यादा हैं। वेस्ट बंगाल, केरला और नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये 3/4 से ज़्यादा हैं, और ये वाटर बॉडी प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब कि यहाँ पर व्यक्तिगत इनका स्वामित्व है। और ड्राई स्टेट में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो मुख्य तौर पर इरिगेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, सिंचाई के लिए, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, यानी कि जो जल भराव क्षेत्र होता है उसका रिचार्ज करने के लिए। लेकिन जहाँ पर वेटर स्टेट है, जहाँ पर गीला स्टेट है, गीले का मतलब मैं अगर गीला कर रहा हूँ तो जहाँ पर जल भराव, यानी कि जहाँ पर वर्षा वाले अधिकांश राज्य हैं, जहाँ पर वर्षा बहुत मात्रा में होती है, वहाँ पर वाटर बॉडी जो है बहुत मात्रा में है। तो वो ऐसे स्टेट में जो वाटर का यूज किया जाता है, जो वाटर बॉडीज़ का यूज होता है वो डोमेस्टिक यूज होता है, घरेलू यूज, और पीसी कल्चर्स यानी कि जो मछली पालन होता है उनके लिए यूज होता है। और मिड साइड जो मध्यवर्ती जो वाटर बॉडीज़ हैं वो उनका जो स्वामित्व है वो पंचायतों के पास है। यानी कि यहाँ पर 2 तरीके से है कि केरला, वेस्ट बंगाल और जो पूर्वोत्तर स्टेट होते हैं वहाँ पर जो जिस तरीके की वाटर बॉडीज़ है वो वहाँ पर मैक्सिमम उसके प्राइवेट ओनर हैं, और उसका वो यूज मछली पालन में करते हैं, डोमेस्टिक यूज में करते हैं। लेकिन जो मध्यवर्ती है वो पंचायतों के पास है। और जो सूखे वाले राज्य हैं वहाँ पर जो इरिगेशंस के लिए होता है, ग्राउंड रिचार्ज के लिए होता है, क्योंकि ग्राउंड रिचार्ज अगर वाटर नहीं है तो पीने का पानी नहीं है, तो जल संकट बहुत ज़बरदस्त है। अधिकांश जो, अब तीसरी बात ये कर रहे हैं कि अधिकांश जो वाटर बॉडीज़ हैं वे अभी रिपेयर ही नहीं किए गए हैं, कभी रिपेयर ही नहीं किए गए हैं, उनका कभी पुनर्निर्माण या पुनर्मरम्मत ही नहीं किया गया है। कई सारे वाटर बॉडीज़ अभी वर्गीकृत जो किए गए थे कि उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, नॉट इन यूज, यानी मीनिंग कि ये जो है हाल ही में जो इनका जो वाटर बॉडीज़ है, पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वाटर बॉडीज़ वो पुनर्निर्माण नहीं किए गए हैं, पुनर्निर्मित किए गए हैं, उनका कोई यूज नहीं हो रहा है। यूज का मतलब यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है वो संग्रहण की जो क्षमता है कैसे संग्रहित करेगी। आप लोग देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ कहीं भी है, अगर जल संग्रहण क्षेत्र बना हुआ है तो उसके चारों तरफ परिपाटी लगाई जाती है,
तो वो सब यहाँ पर निर्मित नहीं किया है और उसमें से अधिकांश जो है रिपेयरिंग की गुंजाइश है, रिपेयरिंग कर रहे हैं, पुनर्व्यू कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि आप एक बार उसकी समीक्षा कीजिए। तो अधिकांश तो इस तरीके से हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनगणना में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हाउ कैन द सेंसस इम्प्रूव, जनगणना कैसे सुधर सकती है। कि ये जो है हरकुलियन जो एफर्ट था, हमको आवश्यक रूप से जो डाटा का इंटरप्रिटेटिंग है, विश्लेषण करने में बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाना चाहिए। जो डाटाज हैं उसका एनालिसिस कैसे करें। पहली चीज़ कि ये क्लियर गैप दे रहा है कि वाटर बॉडी जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट विधिवत करती है, इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो हार्बर्स फिश होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, जो पक्षी रहते हैं, उनको ये जो वाटर बॉडीज होते हैं रोस्टिंग के लिए यानी कि घोंसला बनाने के लिए और प्रजनन के लिए, उनका निवास स्थान एक तरीके से जल निकाय ही होता है। आप लोग देखते होंगे कि जल निकाय अगर है तो पूरा पूरा का जो जल निकाय होता है एक इकोसिस्टम होता है। वहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, विशिष्ट तरीके की प्रजातियाँ होती हैं। तो वो एक रेजिडेंस होता है बर्ड्स का और प्लांट्स का। तो इकोलॉजिक फंक्शन से वो रिलेटेड होते हैं और उनके साइज जो वहाँ पर और ये भी डिपेंड करता है कि जो वाटर बॉडीज़ वहाँ का है वो किस साइज का है। अगर साइज लॉन्ग है तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है मैनेज होगी, उपलब्ध होगी। अगर साइज जो है उसका कम है तो कम मात्रा में होगी। रिलेटेड रहता है कि उसकी फंक्शंस रिलेटेड रहता है, फंक्शन जो उसका डिपेंड करता है साइज लोकेशंस पर। लेकिन जो हाल की जो वाटर बॉडी की जो गणना हुई है, पहली चीज़ कि उसमें ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से उठाया ही नहीं गया है, क्वेश्चंस ही नहीं किया गया है इन सब के बारे में। और यह रिपोर्ट जो वाटर बॉडी की अभी नई नई आई है करेंटली, यह स्वयं में उसकी प्रस्तावना ही है कि वाटर बॉडी सपोर्ट हेल्थी इकोसिस्टम, यानी कि जो जल निकाय होते हैं वो स्वस्थ इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये तो प्रियम्बल में था, लेकिन यहाँ पर इसका जो फोकस था मेनली ह्यूमन यूज को लेकर के था कि मानव केंद्रित कैसे हो। और इसका मतलब ये था कि केवल और केवल मछली पालन, मछली की खेती, उसके बीज, ये सब ये कर रहा था। और इसमें कहीं भी जो नेचुरल तरीके से बायोडाइवर्सिटी होती है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। ये जो भी हाल ही में आई है, इनके कहने का मतलब है कि जो एक जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कहीं भी इस रिपोर्ट में जो रिसेंटली पब्लिश हुई, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। और केवल जो कृत्रिम तरीका होता है मछली पालन को लेकर के, मछली के यानी कि एक कमर्शियल रूप में उसका यूज किया जा रहा है। अगर वाटर बॉडी को क्लासिफाइंग किया जाए, यानी वर्गीकरण करते समय जो वाटर बॉडी की होता है, वाटर बॉडी का जो जल निकाय का अगर वर्गीकरण करते समय उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, पहली चीज़ की जो टर्म्स है वाटर बॉडी को वर्गीकरण करने का कि रीजन्स ऑफ एबंडनमेंट आर डिसयूज। जो डिसयूज होता है यानी कि अनुपयोग होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको त्यागने को लेकर के पहली चीज़ की उसका कारण है कि अनुपयोग हो रहा है। दूसरा, उसका उसमें एक महत्वपूर्ण रीजन उभर करके आता है कि जो सूखे वाले राज्य हैं उसके बराबर, और वहाँ पर जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के कैटेगरियों का उल्लेख किया गया, जैसे इंडस्ट्रियल औद्योगिकीकृत जो प्रदूषण होता है उसको लेकर के, जो निर्माण होता है, जो लवणता होती है उसको लेकर के। यहाँ पर जो 3 धाराएं इन्होंने निकाली है कि 3 को लेकर के यहाँ पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स में। एक, जो वाटर बॉडी को निर्धारित करने का जो तरीका है, पहली चीज़ उसके अनुपयोग या उसको छोड़ देने का। दूसरा, जो सूखे वाले राज्य हैं उनके बराबर। तीसरा, जो विशिष्ट श्रेणी के हैं, जैसे जहाँ पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, लवणता है, सैलिनिटी है, वो सब वहाँ पर जो है ये सब विशिष्ट तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ऐसे में जो वहाँ की कंडीशंस है, जो वहाँ की टर्म्स है वो हो रही हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो क्वेश्चन उठने के लिए है कि मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं वो छोड़ दिए गए हैं। कैसे? यूट्रोफिकेशंस को लेकर के, सीवेज पोल्यूशन, जो सीवेज प्रदूषण होता है, जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग होता है, उसको जो है यहाँ पर एक संभावना बनती थी कि जो जनगणना हुई है भी उसमें इसको छोड़ दिया गया है। सीवेज पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट, ये संभावना बनी थी जनगणना को लेकर के, जो जल की जनगणना होती है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो
इस सेंसस में जो असंगत रूप से पाए गए हैं, जो निहित नहीं हैं, जो गैर प्रासंगिक हैं। ग्रुप वाटर्स बॉडीज़ के यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं। तालाब, टैंक्स, झील, जो सर्वेक्षण होता है वो, और वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लेकर के। इसके बाद ये कहते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि तालाब जो है, वो जो तालाब है, छोटा सा तालाब है, वो टैंक की तुलना में छोटा है। यानी कि यहाँ पर तालाब और टैंक के बीच इनका कंपैरिजन है कि तालाब टैंक की तुलना में छोटा है, जबकि वाटर कंजर्वेशन जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है चेक डैम, और वहाँ पर जो पर्सोलेशन टैंक्स होता है ये सब शामिल किए गए हैं। हालांकि ये सब जो कैटेगरीज़ है वो परस्पर जो है संबद्ध नहीं है। बहुत सारे टैंक जो पारंपरिक रूप से हैं उनका यूज़ सीधे सीधे कई सारे राज्यों में जो है इरिगेशन के लिए किया जाता है। और इस डाटा पर अगर ध्यान दें तो यह कर्नाटका में जहाँ पर है, कर्नाटका में जो क्लासिफाइड किया गया है तालाब और टैंक, इनका जो पर्पज़ है इरिगेशंस को लेकर के। वहीं महाराष्ट्र में जो क्लासिफाइड किया गया है जल निकाय को लेकर के, वहाँ कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स है। उनका जो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है, उनका जो मेन पर्पज़ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के। यानी कि इनका जो आंकड़ा दिया गया है जल निकाय को लेकर के वो अलग अलग स्टेट पर आधारित है। महाराष्ट्र में ग्राउंड रिचार्ज कर रहे हैं, कर्नाटक में इरिगेशंस को लेकर के कर रहे हैं, और ये अलग अलग स्टेट में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये 2 स्टेट्स को जो है इरिगेशंस का जो स्रोत होता है वहाँ पर सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे जो स्टेट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो टैंक होता है इरिगेशंस के लिए यूज होता है। तीसरा, वहाँ पर जो बहुत सारे स्टेट में इसका कोई मानक नहीं है। जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पर किसी भी वाटर बॉडी का आंकड़ा शो नहीं किया गया है, जबकि कर्नाटका की जो रिपोर्ट्स होती है वो लगभग 80% अगर एक वाटर बॉडी जो है यहाँ पर उसका अनुपयोग नहीं किया जा रहा है। फिर ये सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंस इंटरप्रेशन करते हैं सर्वेक्षण को लेकर कि इस पर क्या विसंगतियाँ हैं, कैसे इस पर भेद किया जाए, कैसे इसको सुधारा जाए, सर्वेक्षण को लेकर के जो करते हैं। फिर ये कहते हैं कि इस पर जो चिंता की बात है वो ये है, अदर जो पॉइंट्स हैं उस पर और चिंता है। जो नॉर्थ कर्नाटका है वो ऐसा जो उत्तरी कर्नाटका है वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, पूरी तरीके से खाली हैं। और वहाँ पर जो जियो टैग्ड जो डाटा है मूल रूप से वो लगता है कि अभी अवेलेबल ही नहीं किया गया है। अभी जो है वो अवेलेबल ऐसा लगता है कि वो नहीं हुआ है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ जो ज़िले हैं, यदि कुछ ज़िले में ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लोअर बॉडी डेंसिटी होती है अभी वो भी नहीं, अनक्लियर है। अभी स्पष्ट रूप से जो वाटर बॉडी का जो घनत्व होता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, कितने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है, अभी वो सब अस्पष्ट है। यानी कि ये जो डाटा प्रसारित किया गया है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये मैक्सिमम उसमें जो विसंगतियां हैं अब उसकी तरफ ये ध्यान खींच रहे हैं कि उसमें विसंगतियां क्या हैं। टैंक की कोई वो नहीं कही गई है, किसी राज्य में टैंक यूज हो रहा है, किसी राज्य में टैंक यूज नहीं हो रहा है, किसी राज्य में जो है तालाब से हो रही है सिंचाई, किसी राज्य में वाटर बॉडी निकाय जो है उसका घनत्व कितना है वही नहीं प्रदर्शित किया गया है। जो भूदृश्य डाटा, जो जियो टैग डाटाज होते हैं वो मूल रूप से वो अभी अवेलेबल ही नहीं हैं। इसके बाद अब ये कहते हैं कि उसके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो कदम है वाटर बॉडीज़ को लेकर के, वाटर बॉडीज़ डाटा को लेकर के, वो बहुत एक तरीके से उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्यों स्वागत किया जाना चाहिए? क्योंकि पहली चीज़ कि ये कम से कम वाटर बॉडी सेंसस तो इंडिया में आया, वाटर बॉडी सेंसस की गणना तो हुई। कोई भी संस्थान होती है, किसी भी चीज़ में जब सुधार होता है तो धीरे धीरे होता है, एकाएक वो अपने चरम पर नहीं होती है। तो अगर ये पहली बार वाटर बॉडी सेंसस आया है, उसमें विसंगतियां मौजूद हैं, तो आगे चल करके उसमें जो कोई गवर्नमेंट सुधार करेगी वो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे सुधार हों, तरह तरह से लेकर के आएँ। लेकिन आया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सुधार के साथ, रिसोर्स के साथ इसमें सुधार की उम्मीद है। और ये उच्च स्तरीय संगीत जो है उच्च स्तर पर ये जो है संकेत करता है, इंडिकेट करता है किसको लेकर के, उसके ओनरशिप को लेकर के, उसके यूज की स्थिति को लेकर के, प्रयोग की स्थिति को लेकर के,
और जो कंस्ट्रक्शंस और रिपेयर होता है उसकी लागत, यानी कि जो निर्माण होता है, जो सुधार होता है, उसकी लागत कितनी है। यह सब वाटर बॉडी को रिस्टोर करने में कैसे यूज होगा, कितना लागत आएगा, कैसे यूज होगा, एजेंसीज़ की कैपेसिटी क्या है, उसकी एजेंसीज़ की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं कि जो ये एजेंसियां करती हैं वाटर बॉडी की यूज, वाटर बॉडी की कंस्ट्रक्शंस, वाटर बॉडी का रिपेयर। पहली चीज़ कि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। दूसरा, उनको इसके लिए कितना फ़ंड चाहिए और कहाँ कहाँ पर फ़ंड चाहिए, कि कहाँ पर कितनी आवश्यकता है फ़ंड को, उसको यहाँ पर बेनिफिट क्या है, एफर्ट कितना है, ये सब किया जाए। इस तरीके से उनको ये सब सारी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए। और इस प्रकार जो सेंसस है उसको प्रत्येक 5 साल या 10 साल में हर समय जो है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आप हर समय जैसे जनगणना होती है 10 साल में एक बार होती है, वैसे 5 साल या 10 साल में इसको जल की गणना, जो वाटर बॉडी की गणना है, उसको प्रकाशित किया जाए। और यह जो है पूरे के पूरे देश में जो वाटर की अवस्था है, जो पानी की अवस्था है, जो ट्रेंड है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यह शुद्ध रूप से जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वाटर को लेकर के, वाटर क्राइसिस को लेकर के, यह पूरा का पूरा जो है उसको रिन्यू करेगा। इसको जो है आंकड़े को लेकर के आने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी है और पूरा का पूरा ये उसमें सुधार करेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था कि पहली चीज़ कि वाटर बॉडी क्या है, वाटर बॉडी की करंट सिचुएशंस क्या है और आंकड़े कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। तो जो आंकड़े सुधार कर सकते हैं वो जो है, जो आंकड़े सुधार कर सकते हैं वो कैसे इसमें यूज हो सकते हैं, उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उसका जो यूज है, देखिए द हिंदू का कोई भी आर्टिकल आता है तो यहाँ पर जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये पार्ट जो है जहाँ जो एजेंसीज होती है, ठीक है, जो एजेंसीज है उसको लेकर के ये बात करते हैं कि एजेंसी में जो सुधार की गुंजाइश है वो इस तरीके से हो। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। इस पर जो क्वेश्चन हमने दिया है, जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आएगा आप पुनः कमेंट बॉक्स में लेकर के पूछिएगा। जो क्वेश्चन हमने दिया है उसको सॉल्व करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 125 या 250 शब्दों में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल पर, और जितना हो सके आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।